पॉइंट बनता है, एक वर्ड आएगा गुड्स। गुड्स, तो गुड्स का मतलब देखते हैं क्या होता है। किसी को ध्यान है बच्चे, मैंने गुड्स का मतलब क्या बताया था? दो टाइप के बिजनेस बताए थे। किसी को ध्यान है दो टाइप के बिजनेस कौन कौन से होते थे? मीनल, हाँ जी। सर ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल जी। तो ट्रेडिंग में गुड्स का मतलब क्या होगा? जिन गुड्स को हम सेल करते हैं। हाँ, जो चीज हमने परचेज करी रीसेल के लिए, जो चीज हमने खरीदी, वी हैव परचेज्ड दैट थिंग सो दैट इट कैन बी रीसोल्ड। परचेज सो दैट इट कैन बी रीसोल्ड, तो वो हमारे लिए गुड्स हो गए। अगर मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम है तो गुड्स क्या होंगे? प्रोड्यूस करते हैं हम। जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा होगा, है ना। यस सर। मैन्युफैक्चरिंग में मानो मेरा फर्नीचर का काम है, तो मैं फर्नीचर को थोड़ा ना परचेज कर रहा हूँ, मैं वुड या टिम्बर को परचेज कर रहा हूँ, जिससे कि हम उससे फर्नीचर बनाते हैं। तो जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा, so that finished products can be manufactured and that finished product can be sold, तो वो जो मैंने फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा वो गुड्स होंगे। यस सर। So goods may be defined as the things, items that we are purchasing for resale or that we are purchasing as a raw material for conversion into finished product, so that those finished products can be sold. अश्मीत, यही होना चाहिए बच्चे गुड्स का मतलब। यस सर। सपोज मेरा स्टेशनरी का ट्रेडिंग का काम है, मैंने स्टेशनरी को परचेज करा। क्यों परचेज करा छवि बच्चे? मैंने स्टेशनरी को क्यों परचेज करा होगा? तो बेचने के लिए। हाँ, तो स्टेशनरी मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। गुड्स हो गया, बिल्कुल जी। मान लो मेरा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मिनल बच्चे। सपोज मेरा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैंने वुड परचेज करी। वो वुड मैंने क्यों परचेज करी होगी? मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्नीचर को। मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो वुड भी हमारे लिए गुड्स हुई या नहीं हुई? हुई। हुई, बिल्कुल जी। सपोज अब मेरा फर्नीचर का काम है, मैंने मशीनरी परचेज करी उस फर्नीचर को बनाने के लिए। योगेश, क्या वो मशीनरी गुड्स होगी या नहीं होगी? योगेश, हाँ जी सर। मेरा फर्नीचर का काम है और मैंने मशीनरी परचेज करी है फर्नीचर बनाने के लिए, क्या मशीनरी हमारे लिए गुड्स होंगी या नहीं होंगी? नहीं सर। नहीं होगी, क्योंकि उसको मैंने बेचने के लिए परचेज नहीं करा। तो गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और व्हिच आर परचेज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज कनक बच्चे? यस सर। आशना, आपको भी क्लियर है गुड्स का मतलब? यस सर। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, स्टेशनरी डीलर परचेज चेयर्स फॉर सिटिंग द कस्टमर्स वेदर इट इज गुड्स और नॉट। Mohilin, whether it is goods or not? यस सर। Stationery dealer purchases chairs for sitting the customers, whether it is goods or not? यस सर, चेयर्स का यूज तो करेगा ही। नहीं नहीं, आप समझे नहीं बच्चे। चेयर उसे कस्टमर को बैठाने के लिए चेयर परचेज करे ना स्टेशनरी डीलर ने। अदरवाइज स्टेशनरी डीलर का बिजनेस किस चीज का है? स्टेशनरी का। हाँ, तो अगर वो चेयर कस्टमर को बैठाने के लिए परचेज कर रहा है तो वो बेचने के लिए तो नहीं है ना। नो सर। तो फिर हम उसको गुड्स नहीं कह सकते। क्लियर है? यस सर। अश्मीत, क्लियर है बच्चे गुड्स का मतलब? यस सर। बिल्कुल जी। अब गुड्स का मतलब हमें क्लियर है, बट एक चीज ध्यान रखना बच्चे, गुड्स के नाम से ना हम अकाउंट्स के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करते। गुड्स के नाम से अब जब मैं आपको अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा तो अकाउंट्स में होता क्या है, अलग अलग चीजों के अकाउंट ओपन होते हैं। जैसे मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी का एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर का एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप कुछ भी करोगे, आप सैलरी पे करोगे वर्कर्स को तो सैलरी का एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हर एक चीज का अकाउंट ओपन होता है, बट अकाउंट्स के अंदर गुड्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता। तो अब गुड्स के केस में कौन से अकाउंट ओपन होते हैं वो देखते हैं। मोहिल, क्लियर है ना बच्चे की गुड्स के नाम से अकाउंट नहीं होता कोई भी? यस सर। कोई आपसे पूछ ले कि अकाउंट्स के अंदर गुड्स अकाउंट करके क्या कोई अकाउंट होता है? नहीं होता। हम उसको कहते हैं गुड्स है, लेकिन गुड्स के नाम से हम कोई अकाउंट ओपन नहीं करते। क्लियर है? यस सर। तो गुड्स के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं वो देखते हैं। एक अकाउंट होता है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, नॉर्मली परचेजेस किसको कहते हैं? कनक बच्चे, नॉर्मली परचेजेस का मतलब क्या हुआ अगर रियल लाइफ में जब परचेज वर्ड यूज करते हो?
सर किसी चीज को खरीदना और उसकी किसी पैसे चीज को पे खरीद लेना, बिल्कुल जी। तो उसको हम नॉर्मली परचेज कह देते हैं। रियल लाइफ में परचेज मींस परचेज ऑफ एनीथिंग, कुछ भी खरीद लो, यही हुआ। अकाउंट्स के अंदर लेकिन बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंट्स के अंदर परचेजेस हम जो वर्ड यूज करते हैं वो किसी भी चीज के लिए नहीं करते। परचेजेस वर्ड स्टैंड्स ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स को परचेज करते हो अगर आप गुड्स को परचेज करते हो तभी आप परचेजेस अकाउंट ओपन करोगे। अगर आप गुड्स के अलावा कोई दूसरा एसेट परचेज करते हो तो उसका परचेजेस नहीं कह सकते। कश्मीर क्लियर है? परचेजेस वर्ड स्टैंड्स ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। परचेजेस वर्ड डज नॉट स्टैंड फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। ओके सर। सपोज मैं सर कहता हूं यहाँ मेरा, पर हाँ जी यहाँ पर अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड है। अकाउंट अभी ना जब मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा ना, अभी तो मैं खाली वर्ड समझा रहा हूँ। जब मैं आपको अकाउंट का प्रोसीजर समझाऊंगा ना तो उसमें इस तरीके से ना अकाउंट ऐसे एक फॉर्मेट सिखाऊंगा अभी मैं आपको। जैसे ये है कैश अकाउंट, तो एक पेज पे क्या होगा, कैश की सारी डिटेल बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। फिर ऐसे एक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा फर्नीचर अकाउंट, तो एक पेज के ऊपर मैं फर्नीचर की सारी डिटेल बनाना सिखाऊंगा, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। ये अकाउंट बनेंगे बाद में, हर एक चीज का अकाउंट बनता है, कैश का, फर्नीचर का, मशीनरी का, बिल्डिंग का, कैश बैंक का, स्टॉक का, डेटर का, सारे अकाउंट बनते हैं। लेकिन गुड्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता। तो गुड्स के लिए क्या अकाउंट होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके सर। ये भी अकाउंटिंग प्रोसीजर जब सिखाऊंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है अकाउंट बनाना। एक बार 5-7 दिन पर थोड़ा सा थ्योरी समझने में लगते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर में प्रैक्टिकल ही आऊंगा सीधा डायरेक्टली। इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन करके चैप्टर है, तो उसमें सिखाऊंगा। तो उसमें जब सिखाऊंगा तो मैं आपको कहूंगा अलग अलग अकाउंट मेंटेन करो, लेकिन गुड्स के नाम से मैं आपको कहूंगा कोई अकाउंट मेंटेन ना करो। अगर आप गुड्स को खरीदते हो तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा परचेजेस का अकाउंट ओपन करो। जब भी गुड्स खरीदेंगे कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे? परचेजेस अकाउंट में। सभी क्लियर है? यस सर। सपोज मैं कहता हूं मेरा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मैंने थ्रेड परचेज करा क्लोथ को बनाने के लिए, क्या मैं उसको परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करूं या ना करूं? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिकॉज जो हम थ्रेड परचेज कर रहे हैं क्लोथ को बनाने के लिए वो हमारे लिए गुड्स हैं, ठीक है जी? रिद्धि और बच्चे आप 2 आईडी से हो, रिद्धि मित्तल, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। तो अगर हमने क्लोथ को बनाने के लिए थ्रेड परचेज करा तो वो हमारे लिए गुड्स है या नहीं है? छवि, सर यस है। हाँ, तो फिर वो हमारे लिए परचेजेस हुआ है नहीं हुआ? परचेसेस हुआ। बिल्कुल जी। चलो एक और लेते हैं। मान लो मेरा मशीन बेचने का काम है और मैंने मशीन परचेज करी मोहिली ने, क्या मैं उसको परचेजेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूं या मशीनरी अकाउंट के नाम से? सर एक बार रिपीट कर दो। मेरा मशीन को सेल करने का काम है, मशीनरी को, और मैंने मशीनरी परचेज करी है ताकि इसको मैं आगे सेल कर दूं। तो अब मैं उसको मशीनरी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूं या परचेजेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूं? मोहिली, सर परचेजेस से होगा। बिल्कुल परचेजेस, क्योंकि वो हमारे लिए गुड्स हैं। क्लियर है? आशना क्लियर है बच्चे? चीज यस सर। कनक बच्चे, मैंने मशीनरी परचेज करी लेकिन मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, उसको मैं मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड करूं या परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करूं? मशीनरी सर। मशीनरी, क्योंकि अब वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। अगर मैं गुड्स को परचेज करूंगा तो उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। गुड्स के अलावा हम कोई भी एसेट अगर परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेजेस वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे चीज? हाँ जी। तो एक तो परचेजेस वर्ड आता है, उसी में ही एक वर्ड आएगा परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न मोहिलीन बच्चे नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है परचेज। हाँ जी मोहिलीन। सर ये टॉपिक रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू हो हाँ, गया। कोई नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा था बच्चे, जैसे मान लो मेरा मशीनरी का काम है और मैंने मशीनरी परचेज करी है, तो क्यों परचेज करी है? उसको आगे सेल करने के लिए। मोहिलीन, मेरा मशीनरी का काम है, मैंने मशीनरी परचेज करी है ताकि उसको मैं आगे सेल कर दूं, तो उसको मैं मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड करूं या परचेजेस के नाम से?
मोहिनी बच्चे, तो मशीनरी नहीं मशीनरी का मेरा बिजनेस है, तो मशीनरी मेरे लिए गुड्स हुई या नहीं हुई? हाँ जी बच्चे, मोहिनी, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। आपके ना नेट में मेरे को लग रहा है कोई थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोज हमारा मशीनरी का काम है और हमने मशीनरी को परचेज करा, क्या मैं उसको मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड करूँ या परचेजेस के नाम से? अश्मीत, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चे? यस सर। चलो फिर हो सकता है मोबाइल के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं, परचेजेस रिटर्न। सभी बच्चे नाम से क्लियर हो रहा है कुछ? परचेजेस रिटर्न, सर यस। परचेजेस रिटर्न का मतलब दैट पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड दैट वी आर रिटर्निंग बैक टू द सप्लायर, यही मतलब हुआ। यस सर। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट ओपन होता है। अगर आपने कहीं से गुड्स खरीदे थे तो उसके लिए परचेजेस अकाउंट अलग से ओपन होता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट अगर आपने सप्लायर को वापस कर दिया तो उसके लिए फिर वर्ड जो यूज होगा वो परचेजेस रिटर्न अकाउंट वर्ड यूज होगा। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट तो मतलब गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट नहीं कर रहे हैं, खरीदते वक्त हम अकाउंट ओपन करेंगे परचेजेस अकाउंट, और जब अगर वो हमने वापस कर दिए तो उसके लिए हम अकाउंट वर्ड यूज करेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट। मिडल क्लियर है बच्चे चीज? ओके सर। ऐसे ही एक वर्ड आएगा सेल्स अकाउंट। नॉर्मली सेल्स जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज फॉर सेल ऑफ एनीथिंग, बट इन बिजनेस सेल्स अकाउंट इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। अगर हम गुड्स के अलावा कोई पुराना एसेट सेल कर देते हैं तो उसके लिए हम सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। रिद्धि मित्तल क्लियर है बच्चे? पॉइंट यस सर, एक बार रिपीट करना। sales account is used only for the sale of goods. Sales account is never used for the sale of assets. ओके सर। Suppose I am a furniture dealer and I am selling furniture. It will be recorded as which account? Adrika, Riddhi. A furniture dealer is selling furniture. Should be recorded in which account? कौन बताएगा बच्चे? कोई? अकाउंट सर, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, हम क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। मिनल क्लियर है बच्चे? यस सर। लेकिन अगर एक फर्नीचर डीलर अपनी पुरानी मशीनरी को बेचता है तो क्या वो उसको सेल्स अकाउंट कह सकता है? कनक, फर्नीचर डीलर पुरानी मशीनरी को बेच रहा है, क्या वो उसको सेल्स अकाउंट कह सकता है? नहीं सर, क्योंकि वो नहीं। पुराना होगा। हाँ, वो गुड्स नहीं थे हमारे लिए, वो मशीन थे। अगर हम Goods गुड्स नहीं को होगा। सेल करते तो सेल्स करते हैं, हम उसको मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। जैसे सेल्स है वैसे एक सेल्स रिटर्न अकाउंट भी ओपन होता है। सेल्स रिटर्न का मतलब हमने कस्टमर को गुड्स सेल करे थे बट कुछ भी रीजन था, कस्टमर ने वो गुड्स हमें वापस कर दिए, आशना, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। क्लियर है? आशना, आशना रामदेव बच्चे क्लियर है? मोहिलीन आपको क्लियर है बच्चे? तो सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न समझ आया ऊपर का। ये सेल्स और सेल्स रिटर्न समझ में आया, परचेज और परचेज रिटर्न नहीं आया मोहिलीन? नो सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। अब ठीक है बच्चे, वो एक बार रिपीट करूं? हाँ जी। अब परचेजेस अकाउंट जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर, वो खाली ये चारों अकाउंट्स बेसिकली गुड्स के लिए है। अगर आप गुड्स को खरीदोगे तो उसको परचेजेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करोगे। अगर आप गुड्स को सेल कर दोगे तो उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स के नाम से रिकॉर्ड कर दोगे। ऐसे ही अगर आप गुड्स आपने परचेज करे थे और आपने वो गुड्स वापस कर दिए तो उसके लिए परचेजेस रिटर्न अकाउंट वर्ड यूज कर दोगे। आपने गुड्स को सेल करा था और कस्टमर ने वो गुड्स हमें वापस कर दिए तो उसके लिए आप सेल्स रिटर्न अकाउंट वर्ड यूज कर दोगे। बेसिकली गुड्स के लिए चार अकाउंट अलग अलग से हमने ओपन करे। परचेज के टाइम पर अलग अकाउंट, सेल्स के टाइम पर अलग अकाउंट, जो गुड्स वापस हमने करे उसके लिए अलग अकाउंट, जो कस्टमर ने हमें वापस करे उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करते हैं।
तो गुड्स के लिए 4 स्पेशलिस्ट अकाउंट ओपन कर दिए, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। मोहिलिन क्लियर है चीज? ये चारों अकाउंट जो है, परचेजेस है या सेल्स है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, ये एसेट के लिए नहीं होते। मेरा फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर को परचेज करूंगा या सेल करूंगा या वापस करूंगा या कस्टमर हमें वापस करेगा तो ये अकाउंट ओपन होंगे। मेरा फर्नीचर का काम है और मैं मशीनरी को परचेज करता हूँ या सेल करता हूँ तो उस केस में परचेजेस या सेल्स अकाउंट ओपन नहीं होंगे। अश्मीत क्लियर है बच्चे पॉइंट? यस सर। किसी को डाउट हो बच्चे इन पॉइंट के अंदर पूछ ले। मिनल क्लियर है? यस सर। योगेश आपको क्लियर है? हाँ जी। अब एक चीज और समझना, योगेश आप बताना, परचेजेस रिटर्न हमने वापस करे या कस्टमर ने हमें वापस करे? हमने वापस करा सर। तो गुड्स जो है बिजनेस में इन हो रहे हैं, बिजनेस से आउट हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं। आउट हो रहे हैं। तो इसको ना परचेजेस रिटर्न को कई बार रिटर्न्स आउटवर्ड भी कह देते हैं क्योंकि बिजनेस से बाहर गुड्स जा रहे हैं। क्लियर है? तो परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न्स आउटवर्ड। हाँ जी सर। और सेल्स रिटर्न गुड्स इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं? इन हो रहे हैं। इन हो रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड कह देते हैं, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न्स इनवर्ड कह देते हैं। क्लियर है चीज? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। आशना आपको आया समझ में बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है जी। तो ये 5 वर्ड्स मैंने आपको समझाया अभी, इसके अलावा अभी 6 वर्ड और समझाऊंगा। 5 वर्ड्स मैंने आपको गुड्स का मतलब बता दिया। गुड्स मींस एनीथिंग दैट वी आर परचेजिंग either फॉर रीसेल or we are purchasing it as a raw material for conversion into finished product so that that finished product can be resold. That is the goods. Furniture dealer is buying furniture, it is goods. Stationery dealer is buying stationery, it is goods. But a stationery dealer is buying furniture, it is not goods. Clear, Ashna? Adrika, clear है? Yes, sir. Then purchases account is used only for the purchase of goods, not for the purchase of assets. Similarly, sales account is used only for the sale of goods, not for the sale of assets. Purchases return means the goods that we have returned to the supplier, and sales return means the goods that customer has returned to us. Kana clear है? Yes, sir. Then एक वर्ड हमने डेटर्स करा था, आपको याद हो? एक वर्ड Yes, हमने sir. क्रेडिटर्स करा था। ठीक है जी। डेटर्स करा था, क्रेडिटर्स करा था। आशना बच्चे तो आपको भी याद होगा डेटर्स क्या था? सर आपने डेटर्स करवाया था फर्स्ट क्लास में, पर जो सेकंड हाँ। वर्ड है वो आपने नेक्स्ट क्लास में करवाया था। हाँ, नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, खाली डेटर्स पूछ रहा हूँ। डेटर्स का मतलब जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिसको देने हैं। सर जिससे हमें पैसे लेने हैं, जो हमें पैसे बिल्कुल देता है, जी। हमारे सामान लेता बिल्कुल। है। तो मैं लिख सकता हूँ एनी पर्सन और फर्म, कोई भी पर्सन या फर्म टू whom we have sold goods, हमने उनको गुड्स दिए हैं, या प्रोवाइडेड सर्विसेज, हमने उनको गुड्स दिए हैं, या अगर हमारा सर्विसेज देने का काम है तो सर्विसेज दिए ऑन क्रेडिट, हमने उनको क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, एंड पेमेंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, पेमेंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो उसको हम डेटर कह देते हैं। बेसिकली हमने उससे पैसे लेने हैं, फ्यूचर में कभी ना कभी डेटर्स के बदले कैश आएगा, इसलिए हम डेटर्स को एसेट्स कह देते थे। अश्मीत याद है ये चीज? Yes, sir. क्रेडिटर में मैंने क्या बताया था, आप सभी को याद हो? पर्सन या फर्म फ्रॉम होम We have purchased goods on वी credit. हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बिल्कुल जी, वी हैव परचेज गुड्स और वी हैव टेकन सर्विसेज, हो सकता है गुड्स लियो या सर्विसेज लियो, अगर हमारा सर्विसेज का काम है, ऑन क्रेडिट, एंड वी हैव नॉट येट पेड देयर मनी। ठीक है जी, हमने अभी तक उनके पैसे उनको नहीं दिए हैं, वो क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स को क्योंकि हमने पैसे देने हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी हुआ करती थी, याद है आद्रिका? Yes, sir. ठीक है जी। योगेश यहाँ तक
अच्छे से समझ में आता है बच्चे? हाँ जी सर। अब डेटर्स के केस में मैंने बताया या क्रेडिटर्स के केस में, मान लो मैंने मिस्टर राम को गुड्स सेल कर दी और मैंने उससे पैसे लेने हैं मोहिलिन, तो मिस्टर राम हमारा डेटर हुआ क्रेडिटर हुआ? The debt. डेटर, बिल्कुल जी। अगर वो मेरे पैसे मुझे ना दे तो उसमें रिस्क फैक्टर है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको याद हो? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल जी। आप बिल पे साइन करवा लो, Bill received. हाँ, बिल पे साइन करवा लो तो वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। तो ये तो था मैंने डेटर्स के केस में। तो ओरल केस में बस आपने बेच लिया, इसमें आपने रिटर्न में साइन करवा लिया, तो अब आप उसको डेटर्स ना कह के बिल्स रिसीवेबल कह दोगे, यही बताया था। यस सर। और फिर मैंने आपको एक बिल पेबल भी बताया। अगर क्रेडिटर ऐसे ही हमारे पास आए और हमसे बिल के ऊपर साइन करवा ले तो उसको हम बिल्स पेबल कह देंगे। क्रेडिटर्स का मतलब तो आपने ओरल प्रॉमिस पे परचेज कर लिया, लेकिन अगर वो ओरल प्रॉमिस पे देने को तैयार नहीं है तो आपको बिल के ऊपर साइन करके देने पड़ेंगे। तो अगर आपने बिल पे साइन करके दे दिए तो आप उसको क्या कह दोगे? बिल्स पेबल। कनक बच्ची यही बता रखा है। हाँ जी सर। अब एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन समझने के लिए ना थोड़ा सा एक कंसेप्ट है उसको समझना, उससे अलावा एक चीज हो। तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपने टोटल जो गुड्स और सर्विसेज को बेच के पैसा लेना है उसमें क्या क्या चीज आ गई आशना आपके हिसाब से बच्चे? हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल करा, चाहे ओरल प्रॉमिस पे चाहे रिटर्न पे, तो जो टोटल पैसा लेना है वो किसके इक्वल होगा? छवि। यस सर, एक बार दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। जो हमने टोटल अमाउंट लेनी है, मैंने गुड्स को सेल करा है, चाहे मैंने बिल पे साइन करवाया है नहीं करवाया, आई हैव सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द टोटल अमाउंट दैट आई हैव टू टेक इज इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू सर। नहीं, टोटल अमाउंट जो मैंने लेनी है लोगों से, लेना है कुल मिला के पैसा, पेमेंट। जो मैंने लेना है लोगों से पैसा, उसमें क्या क्या चीज आ जाएंगी? As debt. उसमें डेटर्स भी आ गए और बिल्स रिसीवेबल भी आ गए। टोटल अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने कुल मिला के गुड्स सेल करे, सपोज मैंने गुड्स सेल करे 5 लाख के गुड्स तो मैंने ओरल प्रॉमिस पे सेल कर दिए, 3 लाख के गुड्स मैंने बिल पे साइन करवा के सेल करे, तो मैंने लोगों से कुल मिला के टोटल पैसा कितना लेना है छवि? सर दोबारा बोलना, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, समझ नहीं आया। मैंने कहा मैंने गुड्स को सेल करा, एक तो ओरल प्रॉमिस पे सेल कर दिया 5 लाख के गुड्स को, ठीक है जी। यस सर। 3 लाख के गुड्स को, 3 लाख रुपीस के गुड्स को मैंने रिटर्न प्रॉमिस पे सेल करा, मतलब बिल पे साइन करवा के सेल करा। 5 minus 2 तो टोटल मैंने अमाउंट कितना लेना है लोगों से? अब 2 लाख सर। 5 लाख के तो ओरल प्रॉमिस पे गुड सेल हुए, 3 लाख के रिटर्न प्रॉमिस पे अलग से सेल हुए, सर 8 लाख। 8 लाख हो गए। आखिरी का बच्चे 8 लाख ही होना चाहिए ना? यस सर। तो एक वर्ड आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मींस द टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में बीआरबी कह देते हैं। मिनल क्लियर है चीज? यस सर। किसी को डाउट बच्चे इसके अंदर? योगेश क्लियर है? हाँ जी सर। रिद्धि मित्तल क्लियर है बच्ची? यस सर। ऐसे ही अगर मेरे को, मैंने टोटल अमाउंट जो लोगों को देनी है, मैंने गुड्स परचेज करें वेदर ऑन ओरल प्रॉमिस और रिटर्न प्रॉमिस, मैंने लोगों को कुल मिला के जो पैसा देना है वो किसके इक्वल होना चाहिए मिनल? सर यहाँ पे सीबीपी हो जाएगा, मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तो उसको हम कहते हैं ट्रेड पेबल। क्लियर है जी? एक ट्रेड रिसीवेबल्स वर्ड यूज होता है, एक ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू पे ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट इज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्लियर है? कनक सर एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। आपसे कोई पूछता है कि आपने लोगों को कुल मिला के कितना पैसा देना है। मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने गुड्स खरीद रखी हैं, मैंने कुछ तो गुड्स ऐसे खरीदे होंगे जिसमें ओरल प्रॉमिस पे ही खरीद लिए होंगे, और कुछ ऐसे सप्लायर होंगे जो ओरल प्रॉमिस पे नहीं मान रहे होंगे, तो मैंने उसको बिल पे साइन करके दिया होगा। यस सर। ठीक है जी।
तो जो ओरल प्रॉमिस पे है उनको हमने क्या कह दिया, क्रेडिटर्स। ओके सर। और जिन्होंने बिल पे साइन करवाया हमसे उसको हमने क्या कह दिया, बिल्स पेबल। यस सर। तो अगर मेरे से कोई ये पूछ ले कि आपने कुल मिला के टोटल गुड्स और सर्विसेज जो परचेज करने के बदले लोगों को पैसा देना है, वो टोटल पैसा किसके इक्वल होगा? ट्रेड पेबल के। हाँ, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज आ गई, क्रेडिटर्स भी आ गए और बिल्स पेबल भी आ गए। ओके सर। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स भी आ गए और बिल्स रिसीवेबल भी आ गए। ओके सर। आशना, आपको क्लियर है बच्चे पॉइंट? अश्मीत, आपको क्लियर है बच्चे पॉइंट? सर अगर मैंने सारे गुड्स सिर्फ ऑरल प्रॉमिस पे हाँ, तो buy ट्रेड किए हों। रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स हो जाएगा, फिर बिल्स रिसीवेबल जीरो हो जाएगा। नहीं सर, अगर मैंने सारे गुड्स सिर्फ ऑरल प्रॉमिस में खरीदे हैं तो खरीदे उसको हैं भी तो मैं ट्रेड ट्रेड पेबल पेबल इज कहूंगी। इक्वल टू ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हो जाएंगे, फिर मतलब उसमें बिल्स पेबल जीरो हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी, करना क्लियर है बच्चे जो मैंने समझाया? हाँ जी सर। मीनल, आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। मोहिलीन, आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा एक टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ। कई बार ना बिल्स रिसीवेबल या पेबल की डेफिनेशन आ जाती है, उसको देखते हैं। सपोज ए इज वन पार्टी, बी इज अनदर पार्टी। ए सेल्स गुड्स टू बी। ए ने बी को गुड्स सेल करे, तो ए ने बी से पैसे लेने हैं बच्चे। मोहिलीन, हाँ जी सर। अब ए ने बी से पैसे लेने, तो बी हमारे लिए डेटर हो गया। यस सर। अब रियल लाइफ में क्या होता है, ए जो जिसने गुड्स को सेल करा है वो एक बिल बनाएगा, उस बिल को ना बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है जी। ए एक बिल बनाएगा, बिल बनाने को बिल ड्रॉ करना कह देती है। तो ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। एक बिल बनाएगा, बनाने को ड्रॉ करना कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ए सेलर था, बी बायर था, तो जो सेलर होता है वो बिल को बनाएगा एंड सेंड्स इट टू द बायर, बायर के पास भेज देगा। ठीक है बच्चे, रियल लाइफ में तो ऐसा ही होगा। आद्रिका, यस सर। और बी क्या करेगा, बी उस बिल को ऊपर साइन करेगा। साइन करने को ना एक्सेप्ट करना कह देते हैं, एक्सेप्ट द बिल। एक्सेप्ट का मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि उसने पैसे देने हैं। जो एक्सेप्ट करता है उसको हम ड्रॉई कह देते हैं। तो दो पार्टीज हो गई, एक ड्रॉर और एक ड्रॉई। तो ड्रॉर ने बिल बनाया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके वो बिल ए को वापस भेज दिया। ठीक है जी, अद्रिका क्लियर है चीज? यस सर। तो जैसे ही ड्रॉई का बायर उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है जी। ओके सर। ड्रॉर जैसे ये बिल एक्सेप्ट होगा, ड्रॉर उसको अपनी बुक्स के अंदर किस नाम से रिकॉर्ड कर देगा, बिल्स रिसीवेबल के नाम से। और ड्रॉई अपनी बुक्स में किस नाम से रिकॉर्ड कर देगा, बिल्स पेबल के नाम से। क्लियर है? यस सर। रिद्धि, आप कुछ पूछ रहे थे बच्चे? सर एक बार ये दोबारा समझा दो, सामने आ गया बिल्कुल क्या जी। बताया। एक सेलर है, एक बायर है। सपोज रिद्धि अपना माइक ऑन रखना। ए एक सेलर है, बी एक बायर है। यस सर। ए ने गुड्स को सेल करा बी को, तो जो गुड्स सेल करता है ना वो बिल भी बनाता है। बिल पूरा बना डिटेल्स बनाता है कि क्या क्या हमने गुड्स को सेल करा, किस डेट को पैसे आने हैं। तो ए एक बिल बनाएगा, उस बिल को बनाने को ड्रॉ करना कहते हैं। ए ड्रॉज अ बिल। ओके सर। ठीक है जी। और ड्रॉ करने का भी सेंड्स द बिल टू बी, बायर के पास वो बिल भेज देगा। ठीक है, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसको हम ड्रॉई कह देते हैं। जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला होता है बायर, उसको ड्रॉई कह देते हैं टेक्निकली। ओके सर। तो ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके ड्रॉर को दोबारा से वापस कर देगा उस बिल को। यस सर। जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ड्रॉर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा और ड्रॉई के लिए वो बिल्स पेबल बन जाएगा। ओके सर। तो डेफिनेशन आएगी अभी बिल्स रिसीवेबल की और बिल्स पेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल में मैं आपको क्या बताऊंगा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द ड्रॉर
व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न्स इट टू द ड्रॉर। अगर ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर दो तो वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर दो तो वो बिल्स पेबल हो जाएगा। कनक बच्चे, कनक, यस सर। अगर मैं कहूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेबल फॉर द ड्रॉई व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न्स इट टू द ड्रॉर, तो बिल्स पेबल की डेफिनेशन बन गई। हाँ जी सर। तो बिल्स रिसीवेबल की भी डेफिनेशन वही है, बिल्स पेबल की भी। ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर दो तो उसको बिल्स रिसीवेबल कह दोगे, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर दो तो उसको बिल्स पेबल कह दोगे। क्लियर है बच्चे चीज? ऑपोजिट ही हो गया एक दूसरे का। हाँ, अपोजिट हो गया। ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही बिल एक्सेप्ट हुआ तो ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेबल हो गया। हाँ जी सर। आद्रिका, क्लियर है बच्चे बिल्स रिसीवेबल और पेबल की डेफिनेशन? यस सर। अगर आप डिफाइन करो, जैसे मान लो अ ड्रॉर ड्रॉज द बिल एंड अ ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल, as soon as the drawee accepts the bill it becomes bills receivable for the drawer and it becomes bills payable for the drawee। अश्मीत, क्लियर है बच्चे? यस सर। अब मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अश्मीत, तो क्या बताओगे? सर डेब्टर्स प्लस बिल्स receivable। रिसीवेबल। आप इसको डिफाइन करने को कह सकते हो द टोटल अमाउंट that we have to receive on account of sale of goods and services। हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल करा, उसके अंदर जो टोटल अमाउंट हमने लेना है, टोटल का मतलब क्या हो गया, चाहे रिटर्न में साइन है या नहीं है, यही हुआ। यस सर। और बिल्स ट्रेड पेबल्स को कैसे डिफाइन करोगे? सर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। मींस टोटल अमाउंट that we have to pay on account of purchase of goods and services whether we have signed the bill or not, so it includes creditors as well as bills payable। क्लियर है? सर अगर कैश सेल्स हुई हो या फिर कैश परचेजेस हुई हो वो तो कैश में आ जाएगा ना, उसका तो डेटर नहीं, उसके लिए तो बिल बनेगा ही नहीं ना। वैसे ही पूछ रही हूँ कि फिर वो वाला बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, कहते हैं। उसको कैश मेमो कहते हैं बच्चे। ओके सर। वो फिर बिल्स रिसीवेबल या पेबल में नहीं आता। बिल्स रिसीवेबल या पेबल तो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन के लिए होगा ना, अगर उधार पे होगा। कैश में होगा फिर तो डेटर्स या क्रेडिटर्स क्रिएट ही नहीं होंगे। नहीं सर, मैं वो वैसे ही जैसे बिल्स ऑफ हाँ। एक्सचेंज उसके हाँ, बिल्स ऑफ हिसाब से एक्सचेंज पूछ रही क्रेडिट की ट्रांजेक्शन के लिए होता है, और अगर कैश की ट्रांजेक्शन के लिए तो उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको कैश मेमो कहते हैं। इसको भी मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से। हूँ। ओके सर। अगर आप एक शॉप पे जाते हो ना, उसको कहते भी सामान दे दो और वो आपको कैश, आप उसको पेमेंट करते हो, फिर वो आपको बिल्स रिसीवेबल या पेबल नहीं बनाएगा, फिर वो आपको कैश मेमो बना के देगा। ओके सर। अगर आप उधार पे ट्रांजेक्शन करोगे फिर वो आपको ये बिल्स रिसीवेबल या पेबल बना के देगा। ओके सर। किसी को इस वाले कंसेप्ट में डाउट बच्चे? आज मैंने आपको 9 वर्ड्स बता दिए हैं, गुड्स, परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल। इन 11 वर्ड्स में किसी को कोई भी डाउट हो तो बच्चे क्लियर कर ले। योगेश, बच्चे क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो मैं अब आपको नोट्स में से समझा रहा हूँ बच्चे, उस नोट्स में से समझेंगे। रिद्धि बच्चे, जो आज कंसेप्ट कराया उसमें कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लें। हाँ जी, नो सर। ठीक है जी बच्चे, फिर मैं नोट्स को शेयर कर रहा हूँ, एक बार नोट्स में से देखिए। ठीक है, आशना बच्चे आपको क्लियर है जो मैंने आज समझाया? आशना, छवि बच्चे आपको? यस सर। ठीक है जी बच्चे, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, यस सर। उसमें देख, एक सेकंड वेट करें। स्क्रीन के ऊपर बच्चे आपको गुड्स नजर आ रहे हैं लिखे हुए? यस सर। सर। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। अगर तो मेरा ट्रेडिंग का काम है तो गुड्स का मतलब है वो सारी चीजें जो मैंने परचेज करी है जिनको मैं रीसेल करना चाहता हूं, और विच आर, अगर मैन्युफैक्चरिंग का होता तो विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर आल्सो मेंट टू बी सोल्ड। या मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज करा है जिससे कि मैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाऊं और उसको आगे मैं बेच दूं, तो वो भी गुड्स है। तो गुड्स का मतलब अगर ट्रेडिंग का काम है तो जो मैंने चीजें परचेज करी हैं रीसेल के लिए, और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो गुड्स का मतलब है जो मैंने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं जिससे कि हम उसको रीसेल कर सकें। क्लियर है आद्रिका बच्चे? यस सर।
thus for a furniture dealer purchase of chairs and tables is termed as goods. furniture dealer furniture परचेज करता है, कनक बच्चे, क्या वो गुड्स हैं? नो सर। फर्नीचर डीलर चेयर्स या टेबल्स परचेज कर रहा है, क्यों कर रहा होगा? बेचने के लिए। हाँ जी, तो वो क्या हो गया, गुड्स हो गए। गुड्स हुए। हाँ, वाइल फॉर अदर्स इट इज फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर डीलर नहीं है, कोई दूसरा फर्नीचर आदमी है जो गुड्स ये चेयर्स एंड टेबल्स खरीद रहा है, क्या उसके लिए वो गुड्स हुए? नहीं, उसके लिए वो फर्नीचर होगा, उसको एसेट्स में फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करेगा वो। क्लियर है? हाँ जी। सिमिलरली फॉर अ स्टेशनरी ट्रेडर स्टेशनरी इज गुड्स व्हेयरएज फॉर अदर्स इट इज एन एक्सपेंस। अगर स्टेशनरी ट्रेडर, योगेश बच्चे, स्टेशनरी ट्रेडर स्टेशनरी परचेज करता है, उसके लिए वो गुड्स हैं। गुड्स है। लेकिन मान लो मैं हूं, मेरा ट्यूशन का काम है, मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ, क्या स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स है या एक्सपेंस है? नहीं सर, गुड्स नहीं है। मेरे लिए गुड्स नहीं है, मेरे लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें डील नहीं करता। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है जी, सभी बच्चे क्लियर है ना ये चीज, गुड्स? यस सर। देन Yes, देयर इज sir. अ वर्ड परचेजेस। ठीक है जी, परचेजेस देखते हैं। मैंने आपको बताया था टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील। परचेजेस का मतलब है हम गुड्स को अगर खरीदते हैं उसके लिए हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, गुड्स मींस एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, गुड्स का मतलब हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे वो गुड्स होता है मैन्युफैक्चरिंग में। इन केस ऑफ ट्रेडिंग, गुड्स आर द थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। तो अगर मैं गुड्स को खरीदता हूं तो उसके लिए मैं परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ क्लॉथ डीलर परचेजेस क्लॉथ फॉर सेल, द क्लॉथ तो परचेज्ड विल बी कॉल्ड गुड्स। एक क्लॉथ डीलर क्लॉथ परचेज करता है, सभी वो गुड्स हुए नहीं हुए? सर यस, गुड हुए। गुड्स हुए। इफ द सेम क्लॉथ डीलर परचेज फर्नीचर फॉर सीटिंग द कस्टमर, उसी पर क्लॉथ डीलर ने फर्नीचर खरीदा कस्टमर्स को बैठाने के लिए, क्या वो गुड्स होंगे? नो सर। नहीं नहीं, उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे, इट विल बी एन एसेट। ठीक है, और फर्नीचर अकाउंट के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। देन परचेजेस रिटर्न, अभी मैंने बताया व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेजेस रिटर्न। सच रिटर्न्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिटर्न्स आउटवर्ड। मिडल क्लियर है? Yes, sir. परचेजेस रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है मिनल? Yes, sir. देन सेल्स को देखते हैं। सेल्स, सेल्स, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ द गुड्स which are purchased for resale purpose. Sales word खाली गुड्स के लिए यूज होता है। It also includes revenue from services provided to customers. गुड्स को सेल करना या सर्विसेज को सेल करना, उसके लिए हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो उसके लिए हम सेल्स वर्ड कभी भी यूज नहीं करते। अश्मित क्लियर है ये चीज? Yes, sir. फॉर एग्जांपल, इफ अ क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ, इट विल बी टर्म्ड एज सेल्स। एक क्लॉथ डीलर क्लॉथ को बेच देता है, उसको हम सेल्स कहेंगे। लेकिन वही क्लॉथ डीलर अगर पुराना फर्नीचर बेचता है या टाइपराइटर बेचता है तो उसको हम सेल्स नहीं कहेंगे। क्लियर है अश्मित? Yes, sir. Then sales return. Some customers might return the goods sold to them. कई बार customers हमें goods वापस कर देते हैं। These are termed as sales return or return inward. उसको हम sales return या return inward कह देते हैं। छवि क्लियर है बच्चे? यस सर। किसी को भी बच्चे इसमें डाउट हो, गुड्स में, परचेजेस में, गुड्स में, परचेजेस में और परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न में, तो बच्चे पूछ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को नो डाउट। सर। ठीक है जी। देन आगे देखते हैं। देन उसके बाद आ जाता है एक ट्रेड रिसीवेबल। अभी मैंने आपको समझाया, ध्यान है, ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो मैंने गुड्स और सर्विसेज को बेचा है उसके बदले जो मैंने टोटल पैसा लेना है उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कह देते हैं। यही बताया कनक अभी मैंने। हाँ जी सर। और उसमें मैंने क्या बताया? ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आ जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएंगे। हाँ जी सर। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन देखते हैं। अश्मित, डेटर्स का मतलब बताया मैंने भी, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी भी हुई है अभी भी शायद। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्संस और फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered. पूनम एक बार माइक ऑफ कर ली।
The term debtors represent those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. ऐसा पर्सन या फर्म जिसको हमने गुड्स या सर्विसेज दे दी हैं पर अभी तक उनसे पैसे नहीं लिए हैं। मोहिलीन, यही मतलब बताया था बच्चे डेटर्स का। Yes, sir. They still owe some amount to the business. उन्होंने अभी भी हमारे कुछ पैसे हमें देने हैं। For example, if goods worth rupees 50,000 have been sold to Mohan on credit, suppose हमने मोहन को 50,000 के गुड्स बेच दिए उधार से, he will continue to remain the debtor of the business as long as he does not make the full payment. जब तक वो हमें हमारे पूरे पैसे नहीं दे देगा तब तक हम मोहन को अपनी बुक्स में डेटर्स के नाम से लिखाएंगे। मोहिलीन, क्लियर है? Yes, sir. आशना, आपको क्लियर है बच्चे? Yes, sir. देन बिल्स रिसीवेबल में मैंने आपको बताया बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने टेक्निकल डेफिनेशन भी आपको बताई। बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स इट बैक आफ्टर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉइंग। तो ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने डिफाइन करा कि जो इंडिविजुअल बिल को ड्रॉ करता है और उसके बाद जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके हमें वापस कर देता है तो हम उसको बिल्स रिसीवेबल कह देते हैं। अश्मीत, इस डेफिनेशन में कोई डाउट? No, sir. और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा छवि? सर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड पेबल। आदरी का बच्चे, ट्रेड पेबल का मतलब जो आपने टोटल पैसा देना है लोगों को। यस सर। तो ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आपने कहीं से गुड्स को खरीदा है या सर्विसेज ली हैं उसके बदले जो आपने लोगों को पैसा देना है वो ट्रेड पेबल आ गया। ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आदरी का ये बताया ना मैंने कि ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे और बिल्स पेबल भी आ जाएंगे। यस। आशना बच्चे, आपको क्लियर है जो समझा रहा हूँ? हाँ जी सर। Then creditors represent those persons or firms from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. यही डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पे भी लिखी है कि ऐसा पर्सन या फर्म जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज ले ली हैं अभी तक हमने उनको पैसे नहीं दिए हैं। Some money is still owing to them. हमने अभी भी उनको कुछ पैसा देना। For example, if goods worth rupees 50,000 are purchased from Govind on credit, he will continue to remain the creditor of the firm so long as the full payment is not made to him. जब तक हम गोविंद को उसके पूरे 50,000 नहीं दे देंगे हम अपनी बुक्स में उसको क्रेडिटर्स के नाम से रिपोर्ट करेंगे। रिद्धि बच्चे, क्लियर है ये चीज? यस सर। देन बिल्स पेबल को अगर मैं डिफाइन करूं तो ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करूंगा रिद्धि। सर मे यू प्लीज रिपीट। बिल्स पेबल को अगर हमने डिफाइन करना है तो दैट इज टू बी डिफाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रॉई। यस सर। A bill of exchange becomes bills payable for the person who accepts it, that is drawee, and returns it to the drawee. When the drawee accepts the bill and returns the bill to the drawer, it becomes bills payable for the drawee. Is it clear or not, Riddhi? यस सर। Any student having any doubt? जो मैंने आपको अभी वर्ड्स बताए हैं उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होते हुए दोबारा से क्लियर कर। आदरी का बच्चे क्लियर है जो मैंने वर्ड्स बताए हैं? यस सर। कई स्टूडेंट्स को बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल की डेफिनेशन में डाउट रह जाता है, उसमें किसी को डाउट रह गया हो तो बच्चे दोबारा से पूछिए। योगेश, क्लियर है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की डेफिनेशन? हाँ जी सर। सर ये पीडीएफ कब मिलेगी? आपके पास नहीं है? अच्छा, आपने मुझे शायद मैसेज नहीं कर रखा ना। आप अपने नंबर से बच्चे मुझे ना मैसेज कर देना एक बार। आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है मेरे पास योगेश। ओके सर, मैं